पटना विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार अशोक राजपथ पे 17 दिनों तक हमने आमरण अनशन किया था। उस समय ही पुलवामा अटैक का एक मामला आया था, जिसके कारण फिर बाद में हमारा वो आंदोलन दब गया था। हमारा देश 3 स्तंभों पे चलता है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और चौथे में आप मीडिया आते हैं। तो देश में जो बुनियादी समस्या है उन सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। इसमें पूरे देश में हिंसा, नफरत, धर्म को लेकर हमारा भारत तो सदियों से एक संस्कृति रही है। कोई भी अगर संत अगर वो प्रवचन देने के लिए आ रहे हैं, धर्म के आड़ में अगर वो लोगों के अंदर एक धार्मिक और मानवतावादी अगर विचार को अगर वो डालते हैं तो उनका स्वागत होना चाहिए। लेकिन अगर धर्म के नाम पर अगर नफरत, वैमनस्य अगर फैलाते हैं तो निश्चित तौर पे कानूनी तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए, ना कि इस तरीके से स्टेटमेंट देना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निधि सिंह और आप सभी जुड़ गए हैं हमारे रब्जी लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और अभी हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस पार्टी के युवा नेता। तो सर, आपका सबसे पहले हमारे रब्जी लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपसे बहुत सारी बातें होगी, तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आप कांग्रेस पार्टी के युवा नेता हैं, लोगों के लिए आप क्या क्या काम किए हैं सर? यूथ के लिए तो हम लगातार पॉलिटिक्स में हमने काम करते आया है, सोशल एक्टिविस्ट के रूप में, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के रूप में। चूँकि मेरी जो शिक्षा पटना विश्वविद्यालय से हुई है, तो छात्र चुनाव 2012 में हमने लड़ा, लेकिन उससे पहले हमने काफ़ी स्टूडेंट के लिए काम किया और इसको लेकर पार्टी ने जिम्मेदारी दी और टिकट लड़ाया था। इलेक्शन लड़ने के बाद स्वाभाविक सी बात है कि अगर आप कॉलेज कैंपस में पॉलिटिक्स करते हैं तो आपसे स्टूडेंट्स जुड़ते हैं। किन्हीं का कुछ भी समस्या है डिपार्टमेंट से या बुनियादी जो समस्या है, तो उन सब चीज़ों को लेकर हमेशा गतिविधि हमारी बनी रही। लेकिन जब हम मेन फ्रंट पे आते हैं, कैंपस से बाहर निकल के, तो ये एक समंदर है और यहाँ पे अनंत समस्याएं और नए नए क्रिएशन होते रहते हैं। तो उसको सामना करना पड़ता है और अलग अलग तरीके से हमने उसका सामना किया, हमने संघर्ष किया। जैसे कि जो एक बुनियादी समस्या होता है, कैंपस से पढ़ाई करने के बाद युवा बेरोज़गार होते हैं और रोज़गार के लिए वो संघर्ष करते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए रोज़गार को लेकर हमने बेरोज़गारों हल्ला बोल किया था 2019 में, और पटना विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार अशोक राजपथ पे 17 दिनों तक हमने आमरण अनशन किया था। उस समय ही पुलवामा अटैक का एक मामला आया था, जिसके कारण फिर बाद में हमारा वो आंदोलन दब गया था। बिहार राज्यपाल भवन पे हमने मार्च किया था, अलग अलग प्रोग्राम हमने करते आया। अभी हाल ही में आप डिजिटल सत्याग्रह एक हमने स्टार्ट किया था और उस डिजिटल सत्याग्रह में बेरोज़गारी, महंगाई, निजीकरण और शिक्षा को लेकर लोगों को जागरूक भी कर रहे थे और सरकार पे एक प्रेशर ग्रुप के रूप में हम दबाव भी बना रहे थे। और एक हमारा प्रयास चल रहा था कि ऐसे चीज़ों को लेकर यूथ को जोड़ना भी चाहिए और जो मेन फ्रंट पे जो पॉलिटिक्स करते हैं, चाहे किसी भी पार्टी से हों, उन्हें इन सब जो बुनियादी समस्या है तो उसके लिए आगे आना चाहिए, तभी सर्वांगीण विकास होगा। एक बात बताइए, जैसे बिहार में अभी राजनीतिक हो या कोई भी मुद्दे उसको लेकर के काफ़ी चर्चा चल रहा है, तो अभी सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय जो बना हुआ है बागेश्वर वाले बाबा को लेकर, जो कि बिहार आ रहे हैं, वो 13 मई को आ रहे हैं और उसको लेकर हर लोगों के मन में बहुत सारे सवाल है। तो हमारा भी एक सवाल है कि विपक्षी लोगों का जो बयान आ रहा है, अभी कुछ दिन पहले की ही बात करें तो तेज प्रताप यादव का बयान आया था कि उनका घेराव हम करेंगे एयरपोर्ट पर। तो आपको क्या लगता है कि वो जो बोल रहे हैं वो सही है या गलत है? देखिए, मेरा दृष्टिकोण है कि जितने भी लीडर्स होते हैं या आम इंसान है, वो अपने विचार अपने तरीके से रखते हैं। हमारा देश 3 स्तंभों पे चलता है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और चौथे में आप मीडिया आते हैं। तो देश में जो बुनियादी समस्या है उन सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। विगत जब से मोदी जी की सरकार आई है, 2 दशक होने को है, तो देश में, पूरे देश में हिंसा, नफरत, धर्म को लेकर हमारा भारत तो सदियों से एक संस्कृति रही है। मतलब साधु संतों की संस्कृति रही है, सनातन धर्म है, तो यहाँ पे धर्मों का मान सम्मान होते आया है। और ये मेरा खुद का मानना है कि कोई भी अगर संत अगर वो प्रवचन देने के लिए आ रहे हैं, धर्म के आड़ में अगर वो लोगों
के अंदर एक धार्मिक और मानवतावादी अगर विचार को अगर वो डालते हैं तो उनका स्वागत होना चाहिए। लेकिन अगर धर्म के नाम पर अगर नफरत वैमनस्य अगर फैलाते हैं तो निश्चित तौर पे कानूनी तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए, ना कि इस तरीके से स्टेटमेंट देना चाहिए। एक जिम्मेदार इंसान की तो एक जिम्मेदारी बनती है कि वो जो स्टेटमेंट दे वो भारतीय संविधान के तहत होना चाहिए। और अगर आप सदन में बैठते हैं और एक जब लोगों की प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं तो आपको वेट एंड वॉच का सिचुएशन मतलब एक देखना चाहिए कि मतलब अभी हो क्या रहा है। पहले से मुझे लगता है कि मैंने जहाँ तक सुना है इस बाबा के बारे में काफ़ी कम उम्र में, और वो प्रवचन देते हैं और कहीं कहीं पे हिंसक बातें भी करते हैं, कहीं कहीं पे अच्छी भी बातें कर रहे हैं। लेकिन अब पता नहीं वो किसी पॉलिटिकल विचार से वो प्रभावित है या नहीं, ये मुझे पूर्ण रूप से नहीं पता। लेकिन वर्तमान में एक जो परिदृश्य बना है नफरत का, डर का, तो उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। बागेश्वर वाले बाबा के आ जाने के बाद आपको क्या लगता है कि बिहार में क्या होगा, उसके बाद का माहौल कैसा हो सकता है? एक वर्ग है हमारे देश में, दो वर्गों की, दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक वर्ग है जो बाबा बागेश्वर जैसे, आशाराम बापू जैसे लोगों को मानते हैं और देश में जो एक बुनियादी समस्या है उससे दूर भटकाने का काम करते हैं। लेकिन जो बिहार में सरकार है महागठबंधन की, चूँकि मैं कांग्रेस का एक लीडर हूँ, तो ये मेरा मानना है कि प्रदेश में और देश में होना चाहिए एजुकेशन को लेकर काम, हेल्थ को लेकर काम। आज आप देख लीजिए ना, कोरोना का जब एक कार्यकाल आया तो कितने लोगों की जान चली गई। और अभी कर्नाटक में आप देख रहे हैं, पूरे देश में और दुनिया में चल रहा है कि वो 40% की सरकार थी बीजेपी की, वर्तमान में भी है भी। तो हम कह रहे हैं कि अगर वो पैसा जो जनता का लूटा जाता है, हम चूँकि आम जनता, आम गरीब लोग ही टैक्स देते हैं, उसी टैक्स से आपका अस्पताल बनना है, स्कूल बनना है, रोज़गार मिलना है, तो उसके लिए काम होता नहीं है। तो मुझे लगता है कि सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि आने वाले समय में हमारा देश कैसे अमेरिका के तुलना में बाकी बड़े बड़े देशों से हम आगे कैसे जाएंगे। तो वो गांधी ने जो देश को आज़ाद कराया और जिस रोड मैप को नेहरू ने बनाया, इंदिरा ने जिस तरीके से देश में राष्ट्रीयकरण किया बैंकों का, और परमाणु बम को लेकर हमारे देश को और मजबूत किया गया, तो हमारे जो पूर्व के जो प्रधानमंत्री थे, नेता थे, राजनेता थे, उन लोगों के जो बचे हुए चीज़ें हैं या फिर जो उनका एक रोड मैप है, उस पर हमें आगे पढ़ने की ज़रूरत है, ना कि अंधविश्वास, नफरत और वैमनस्य फैलाने की मतलब ये गलत चीज़ है। अच्छा, बिहार में मतलब कांग्रेस का जो अभी प्रकोप चल रहा है कि बिहार में कांग्रेस का कुछ भी नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि कितनी जल्दी आ सकती है कांग्रेस का बात हो सकती है, या कांग्रेस का कुछ प्रकोप आने की उम्मीद है आपको? देखिए, कांग्रेस के विषय पे अगर हम अपनी बात करें तो हम पार्टी लाइन से थोड़ा सा हटकर ये हम बात कर रहे हैं कि कांग्रेस एक भारतीय संस्कृति बन चुकी है, और कांग्रेस अगर हट गई तो शायद देश में जो एक सकारात्मक चीज़ें हैं वो समाप्त हो जाएगी। तो कांग्रेस हटने की चीज़ है नहीं, क्योंकि जो पॉजिटिव लोग हैं वो हमारे देश में और हर एक चौक चौराहे और हर एक गली में निवास करते हैं। तो कांग्रेस पार्टी पॉलिटिकल रूप से वो इतनी मजबूत नहीं है, इस बात को हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की विचारधारा देश में है, एक बात। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि अगर पॉलिटिकल रूप से अगर कांग्रेस पार्टी तभी मजबूत हो पाएगी जब बदलते समय में कांग्रेस को भी एक नए तरीके से काम करने की ज़रूरत है। जैसे कि एक सामाजिक स्ट्रक्चर पे भी पूरा काम चल रहा है। अभी आप देख रहे हैं रोहिणी आयोग का गठन हुआ, वो लागू नहीं किया गया, उसको रोक दिया गया है। जनगणना हुआ था राष्ट्रीय स्तर पे 2014 में, उसको रोका गया है। बिहार में भी जनगणना हो रहा था, लेकिन हाईकोर्ट ने पता नहीं किस कारण से लेकिन रोक लगाया। तो वो हाईकोर्ट तो स्वतंत्र है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को पार्टी के अंदर में एक सामाजिक स्ट्रक्चर तैयार करने की ज़रूरत है, जो कि लगभग 60 से 65% की जो आबादी है ओबीसी है ना, 65% से एभव आबादी है ईबीसी की। तो ऐसे वर्गों को कांग्रेस के अंदर एक जो राजनीतिक जो एक सम्मान मिलना चाहिए, पहचान मिलना चाहिए। उनने हमेशा झंडा ढोया, हमेशा संघर्ष किया, पार्टी को खड़ा किया, लेकिन अब वक्त है कि ऐसे जो ओबीसी वर्ग से आते हैं, ईबीसी वर्ग से आते हैं, इन्हें राजनीतिक अधिकार देने का, सम्मान देने का। और अगर ये चीज़ अगर हो गया तो निश्चित तौर पे आप मानिए कि ईबीसी हो गए, अल्पसंख्यक हो गए, तो ये सब को लेकर फिर पूर्ण बहुमत में सरकार बनाएगी कांग्रेस, और कांग्रेस फिर कभी ख़त्म नहीं होगी।
और मतलब ये और इस चीज़ से अगर कांग्रेस पार्टी अगर दूर है तभी क्षेत्रीय दल और मजबूत हो रही है। अच्छा, अभी एक मूवी है जो बहुत ज़्यादा चर्चित में चल रही है, द केरल स्टोरी। द केरल स्टोरी को लेकर के लोग कह रहे हैं कि उसमें 32,000 महिलाओं का ब्रेन वॉश कर दिया था आतंकवादियों ने, जिसका शायद सपोर्ट कांग्रेस पार्टी भी कर रहे थे। मतलब आतंकवादी को कांग्रेस पार्टी सपोर्ट करते हैं, इसका मतलब साफ साफ मतलब यही है। तो आपको क्या लगता है कि यह सही है या गलत है? देखिए, विडम्बना के साथ हमें ये कहना पड़ रहा है कि मैं कल ही देख रहा था कर्नाटका में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक भाषण दिया। उस भाषण में कांग्रेस को आतंकवादी का समर्थन करने वाली विचारधारा और पार्टी उन्होंने बताया। कितना मतलब ये दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी अगर आतंकवादी को सपोर्ट करने वाली अगर विचारधारा रहती तो देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नहीं पैदा होते। ये सच्चाई है। और अगर देश में कांग्रेस पार्टी अगर नहीं रहती तो देश आज़ाद भी नहीं हो पाता। देश की आज़ादी के लिए जो हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों ने कुर्बान हुआ, अपनी संपत्ति देकर देश को बनाया। अब हो क्या रहा है कि हमारे सारे स्वतंत्रता सेनानियों की जो हिस्ट्री है उसको समाप्त की जा रही है और नए तरीके से देश में एक इतिहास लिखी जा रही है जो बिल्कुल भी हमारे आने वाले समय में और संस्कृति को नष्ट करने जैसा है। तो और बात रही फिल्म, तो मैं बहुत ज़्यादा फिल्म तो नहीं देखता हूँ, लेकिन फिल्मों का एक हुक लाइन पढ़ने के बाद, सुनने के बाद कुछ ना कुछ समझ में आ जाता है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की फिल्में और मीडिया के माध्यम से अलग तरीके से सब्जेक्ट को लेकर इस तरीके से पूरे देश के माहौल को बदलने का प्रयास किया जा रहा है और ये बिल्कुल भी गलत है। हमारी जो संस्कृति है पूरे लगभग 5,000 साल पुरानी की संस्कृति है, इसको आप इतने आसान से तो नष्ट नहीं कर पाएंगे। इसका एग्जाम्पल मैं क्या देना चाहता हूँ कि हमारे देश में मुगलों की भी सरकार रही। जिस समय मुगलों की सरकार रही उस समय हमारा सनातन धर्म कभी खतरे में नहीं रहा। आज हमारा सनातन धर्म मजबूत है ना। तो लगभग 500 साल अगर मुगलों की सरकार रही तो उस समय तो पूरा देश हमारा मुगल नहीं बन पाया। ये भारत है, हिंदुस्तान है। और आज जब लगभग 2 दशक होने को है तो फिर हमारा हिंदू धर्म और सनातन धर्म खतरे में कहाँ से? तो हमारी संस्कृति हिंदू मुस्लिम आप देखिए ना, गांव के अंदर जब जाएंगे ना तो हमारे पूरे भारत में और विश्व में विख्यात है बिहार का छठ पूजा। और छठ पूजा में जो पूजा की जाती है उसमें बहुत से मुस्लिम हैं जो वो छठ पूजा को करते हैं। हमारे बहुत से ऐसे हिंदू हैं जो कि गांव में आप चले जाएंगे तो किसी बाबा को जाकर चादर पोशी करते हैं कि हमारे बच्चे का भविष्य उज्जवल हो जाए, हमारा जो समस्या है, घर की जो बीमारी है वो दूर हो जाए। तो हमारी जो डीएनए है ना वो मिलकर रहने की है, दूसरे धर्मों का अपमान नहीं करने का है, बल्कि लोग पूजा पाठ करते हैं। बहुत से आप गांव के अंदर, चूंकि हमारा भारत का कहा जाता है ना भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, लेकिन शहरों की जो संस्कृति है वो नफरत की देखी जाती है। लेकिन जब हम गांव की तरफ कूच करते हैं तो क्या देखते हैं, वो अखंड होकर भी एकता के साथ लोग रहते हैं, जीते हैं। और गांव से हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी सीखना चाहिए और राजनेताओं को भी सीखने की जरूरत है। अच्छा, आपका कहने का साफ साफ अर्थ मुझे ये समझ में आ रहा है कि बीजेपी की जो सरकार है अभी हिंदू और मुस्लिम का एक तरफ बंटवारा कर रहे हैं। देखिए, बीजेपी की सरकार हिंदू और मुस्लिम नहीं कर रही है, यही तो देश के लोगों को समझने की ज़रूरत है। वो हिंदू और मुस्लिम एक जो है ना एक चोला है, और हिंदू मुस्लिम को करके नरेंद्र मोदी अपने हाथ में देश को उन्होंने किया, अमित शाह ने अपने हाथ में देश को किया, और आज देश में सिर्फ पूंजीपतियों के लिए काम किया जा रहा है। सनातन हिंदुओं के लिए नहीं काम किया जा रहा है। अगर हिंदुओं के लिए काम किया जाता तो आज इतने करोड़ों लोग युवा बेरोजगार नहीं होते। करोड़ों लोग कोरोना में उन लोगों की जान चली गई, उनकी जान नहीं जाती। जब कोरोना आता है वहाँ पे हिंदू मुस्लिम को लेकर एक माहौल बनाया गया था। तो अगर सही में अगर हिंदुओं से अगर मोहब्बत होता शीर्ष नेताओं का, तो वो एजुकेशन को लेकर काम करते, रोजगार के लिए काम करते, है ना। हमारी हिस्ट्री को बदल रहे हैं। आप देखिए ना, जो देश के इतिहास को, स्वतंत्रता सेनानियों को जो हिस्ट्री है उसको मिटाई जा रही है, वो सब तो ज़्यादातर तो लोग हिंदू हैं। देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ा उन लोगों ने, इनसे क्यों ना। मतलब हमारा ये है कि देश में अडानी और अंबानी ये 2 लोग ऐसे हैं जो देश को पूरे अपने हाथ में लेना चाहते हैं। अंग्रेज की जो सरकार थी वो भी क्या थी, वो तो एक कंपनी थी। वो कंपनी देश में आने के बाद धीरे धीरे वो पूरी सरकार को अपने हाथ में ले ली। तो ये देश को कंपनी वाला देश ये बनाना चाहते हैं, और ये एक
दिखाते हैं कि मैं हिंदू और मुस्लिम कर रहा हूँ, लेकिन दरअसल ऐसा नहीं है। ये देश की जो पूरी संपत्ति है, अगर एक तराजू पे, एक बटखारे पे अगर भारी हो जाएगा तो जो आम पब्लिक की जो मेहनत है, पसीना है, वो तो ऊपर हो जाएगा, देश का संतुलन बिगड़ जाएगा। देश की इकोनॉमी आप देख लीजिए कहाँ चली गई। इसका रीज़न क्या है? आपको 2000 मिल रहा है क्या? आप देख नहीं पा रही होंगी 2000। और उससे पहले जाइए, जब 2000 का नोट बना नहीं था ना, तो उस समय बताया गया था कि इस 2000 में चिप है ऐसा लगा हुआ, जो 100 फीट के ज़मीन पे अगर दफन रहेगा तो पता चल जाएगा सैटेलाइट से ये कहाँ पैसा काला धन छिपा गया है। अब बता दीजिए ना, उन लोगों को पता नहीं चल रहा है। इसके पहले पिछले मंथ में मन की बात का 100वां एपिसोड था, उसमें ऐसा बोला गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 100वां एपिसोड में 100 रुपये का सिक्का को वो फिर से ला रहे हैं। फिर से क्या मतलब, नया वो ला रहे हैं। तो आपको कभी 100 रुपये का सिक्का मिला है? तो उसी तरह आप जिस तरह से बोल रहे हैं कि अभी 1000 रुपये का 2000 का नोट गायब हो गया है, तो वो सिक्का का क्या हुआ? देखिए, ये तो पूरे देश को पता चल गया नरेंद्र मोदी जी कितने जुमलेबाज हैं और कितने मिथ्यावादी वो बात करते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी क्या करते हैं ना, वो एक डिक्टेटर के रूप में, वो एक डिक्टेटर जो होता है ना, वो अंदर से बहुत खोखला होता है, वो मजबूत नहीं होता है। और जो डिक्टेटर होता है वो डायरेक्ट अपना डिक्टेटरशिप नहीं सामने लाता है, वो लोगों को प्रलोभन देता है। वो चाहे अन्य चीज़ों को लेकर वो प्रलोभन देकर उसे दिग्भ्रमित करता है। तो उस तरीके से ये है। अब आप बहुत अच्छी बात आपने कहा मन की बात में, तो मन की बात में कितना हास्यास्पद बातें हैं कि आप पूरे देश में इतना दूरदर्शन चैनल है और लोग कितना देख रहे हैं, तो 4000 कुछ लोगों ने देखा है पूरे भारत में मन की बात में। आप सोच लीजिए कि मतलब 4500 लोग अगर दूरदर्शन पे अगर नरेंद्र मोदी जी को देख रहे हैं, निश्चित तौर पे जो मोदी को चाहने वाले लोग थे उन लोगों के अंदर भी ये एक विश्वास टूटा है कि देश के लिए काम नहीं हो रहा है। और फिर भी जब उनको इस चीज़ का एहसास हुआ है तो प्रलोभन दे रहे हैं। तो देश में प्रलोभन आप दे सकते हैं, लेकिन देश को बहुत ज़्यादा दिनों तक आप भ्रमित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग समृद्ध लोग हैं और ख़ासकर बिहार के लोग तो चीज़ों को समझते हैं, मजबूरियाँ हैं। अब सिचुएशन, आप विधायिका तो आप चला ही रहे हैं, लेकिन न्यायपालिका और कार्यपालिका आप अपने हाथ में रखे हुए हैं। मीडिया चाहती है सच्चाई दिखाने के लिए, लेकिन मीडिया नौकरी का सवाल है, बहुत सारी बातें हैं। और वो जो मीडिया है, बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, उससे वो उसके वो हेड है। तो बहुत सारी बातें हैं उसमें। मेरा कुल मिलाकर ये कहना है कि चाहे आम नागरिक हो, पत्रकार हो, मीडिया हो, राजनेता हो, शिक्षाविद हो, संविधानविद हो, सभी को एक होकर अब देश को बचाने की ज़रूरत है और हर चौक चौराहे पे इस चीज़ की बात करने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया जो एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ भी हमें मिलजुल कर देश के हित के लिए बात करनी चाहिए। अच्छा, एक मेरा लास्ट और आखिरी सवाल है आपसे कि ऐसा बोला जाता है, लोगों का मानना है कि जो आतंकवादी देश में है उनको कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लोग सपोर्ट कर रहे हैं। इस पर आपकी क्या बात है, क्या बोलेंगे आप? बिल्कुल, मुझे इस बात पे गुस्सा आता है कि आप किसी भी, मतलब कांग्रेस पार्टी आप छोड़ दीजिए, किसी भी क्षेत्रीय दल में भी अगर कोई पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी है, तो डायरेक्ट अगर आप कह रहे हैं, सरकार में रहकर देश का प्रधानमंत्री अगर ये बात कहता है, तो मतलब आप कायर हैं। अगर कांग्रेस पार्टी अगर आतंकवाद की पार्टी है तो आप कर क्या रहे हैं? आप भाषण क्यों दे रहे हैं? आप क्विक एक्शन मूड में क्यों नहीं हैं? आप कार्रवाई कीजिए, आप एक्शन मोड में आइए। अगर कांग्रेस पार्टी अगर आतंकवादियों की पार्टी है, और सबसे पहले मैं प्रभात कुमार चंद्रवंशी हूँ, मुझे गिरफ्तार कीजिए, आप गिरफ्तार तो कीजिए। चलिए, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और इसी के साथ अब दीजिए मुझे इजाज़त। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल रबजी लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद।